एल। सही है। ईटा, ईटा के लिए फार्मूला ये बताया था कि एफ बराबर ईटा ए वी अपान जेड। सही है, एफ बराबर ईटा ए वी अपान जेड। तो यहाँ से ईटा बराबर लिखा था एफ जेड अपान ए वी। सही है। तो ईटा की वैल्यू आ गई है, ईटा का डायमेंशनल फार्मूला के लिए फोर्स एम एल टी माइनस टू, जेड यानी दूरी यानी कि एल, एरिया यानी मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, और वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन। ठीक। अब यहाँ से ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये ईटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। और रह गई बात वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस वन। अब इसमें रखेंगे सब कुछ, एफ यानी कि एम एल टी माइनस टू बराबर के डायमेंशन लेस है, आर यानी एल की पावर ए, ईटा यानी एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर बी, और वी यानी कि एल टी माइनस वन की पावर सी। तो यहाँ से हमको मिला लेफ्ट साइड में m की पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू इज इक्वल टू इधर m की पावर b, यस, l की पावर a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और t की पावर माइनस बी माइनस सी। ठीक। अब दोनों तरफ ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं इनकी पावर जो है बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर m की पावर b बराबर वन, a माइनस बी प्लस सी बराबर वन, और माइनस बी माइनस सी बराबर माइनस टू। यहाँ से b बराबर वन तो दिखाई दे ही रहा है, वो तो ठीक है, फाइनल हो गया। वो यहाँ रख दोगे तो c की वैल्यू वन आ जाएगी, और b और c दोनों वन यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू भी वन आ जाएगी। लो भाई, तीनों वन है। तो f बराबर क्या हो गया, k r की पावर a, r की पावर वन, ईटा की पावर वन, और v की पावर वन। तो इसको लिख लिया f बराबर k ईटा आर वी। ठीक। तो ए बी सी तीनों हमारे मिल गए, कुछ भी खास बात ऐसी नहीं थी। सही है। और ये हमने जब आपने कर लिए, देख लीजिए वही सब वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, बार बार वही काम कर रहे हैं, कुछ खास इसमें नहीं है ऐसा। ठीक है। ये पावर पता करने के लिए ये डायमेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग इसके बाद देख लीजिए और कॉपी में ठीक से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हम लोग ध्यान देते हैं, एक और सवाल देखते हैं। देखो ऐसा हुआ कि जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं हमारी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ऐसे उनके टर्म्स में आप क्या कर सकते हो, किसी भी और क्वांटिटी को लिख सकते हो। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का जो सेट होता है वो बताया हुआ 7 क्वांटिटी हैं। तो ये सारी दुनिया ने माना हुआ है कि भाई ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट है। ठीक है। हालांकि हम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट है उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए नया सेट बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसमें वो प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए जो हमारे को जो स्टैंडर्ड बताया हुआ है उसमें होती है क्या, एक तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करी जा सकती आपस में। ठीक है। एक दूसरे के टर्म्स में आप नहीं लिख पाओगे। दूसरी बात, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का सेट होता है वो मिनिमम सेट होना चाहिए, सबसे छोटा सेट होना चाहिए, जिससे दुनिया की बाकी सारी क्वांटिटीज़ भी रिप्रेजेंट करी जा सकें। तो तमाम बार इस टाइप से सवाल आता है, होता है, ये भी वेरिएंट एक सवाल का, कि जिसमें ये कहा जाता है कि भाई हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम की जगह कोई और ले लेते हैं। मास, लेंथ और टाइम की जगह हमने ले ली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो जैसे फोर्स, लेंथ, वेलोसिटी। अब अगर इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के सेट में डालोगे, फोर्स, लेंथ, वेलोसिटी को, तो मास, लेंथ और टाइम को निकालना पड़ेगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मास, लेंथ, टाइम भी रहेंगे, ये भी रहेंगे। ठीक है। तो इसको लेके अपने तरफ से बता दिया गया कि यार हम ये नहीं, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहेंगे। तो फिर
अब नई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में आप बाकी चीज़ों को लिखना चाहेंगे, तो उसी को लेके कुछ सवाल देखे जाते हैं, बहुत सिंपल से हैं, काम वही करना है, वो डायमेंशन वाला। देखो पहले मैं सवाल लिखता हूँ। मान लीजिए इफ़ फोर्स लेंथ और वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स के लिए F, लेंथ के लिए L और वेलोसिटी जो है V, ठीक है, आर यूज्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरीके से यूज करना है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई डायमेंशंस ऑफ मास बताओ। अब मास बाहर हो जाएगा इस फंडामेंटल क्वांटिटी के सेट से, जब फोर्स लेंथ वेलोसिटी होंगे वहाँ पे, तो मास बाहर हो जाएगा, क्योंकि मास जो है उसको अब बाहर रखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम ये देखेंगे कि मास को इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। तो डायमेंशंस ऑफ मास इन F, L, V क्या होंगी? ऐसे डायमेंशंस ऑफ टाइम इन F, L, V क्या होगा? ऐसे डायमेंशंस ऑफ G, कैपिटल G, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इन F, L, V क्या होगा? मतलब डायमेंशन का मतलब पावर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर जो पावर चढ़ाते हैं उन्हीं को तो डायमेंशन बोलते हैं, है ना। तो हमें ये पता करना है कि मास को अगर इनके टर्म्स में लिखेंगे तो इनके ऊपर क्या क्या पावर चढ़ाएंगे। टाइम के लिए इनके ऊपर पावर, कैपिटल G के लिए इनके ऊपर पावर, तो कुछ भी खास नहीं है। ठीक, ये देखिए पहले मैं एक करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ये दोनों आप पे कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। पहले इसकी बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि मास जो है उसको फोर्स के टर्म्स में मास ऐसे F की पावर A, L की पावर B और V की पावर C ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एज्यूम। अब ये जो A है ये है मास की फोर्स में डायमेंशन है A, मास की लेंथ में डायमेंशन है B और मास की वेलोसिटी में डायमेंशन क्या है C। तो ये पावर चाहिए, डायमेंशन चाहिए, यानी कि ये पावर चाहिए। चलो तो पहले मैं ऐसे लिखता हूँ, मास के लिए m की पावर 1, L की पावर 0 और T की पावर 0। यस, इधर फोर्स के लिए m की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2 की पावर A, लेंथ तो लेंथ है ही पावर B, ठीक, और वेलोसिटी यानी LT -1 की पावर C, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो m की पावर 1, L की पावर 0, T की पावर 0, राइट साइड में m की पावर A देख लो, मास की पावर A, लेंथ की पावर A, B और C, लेंथ की पावर A प्लस B प्लस C और T की पावर -2A माइनस C, -2A माइनस C। ये देखिए अब ये पावर बराबर कर दो, इधर मास की पावर दोनों साइड से बराबर कर दीजिए, A बराबर 1, इधर A प्लस B प्लस C बराबर 0 और -2A माइनस C बराबर क्या 0। ये तीन इक्वेशन लिख ली, तीन ही अननोन है। इसमें A बराबर तो 1 है ही, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। B की वैल्यू यहाँ रखो, A को 1 रख दो, तुरंत C मिल गया आपका, C बराबर -2, ठीक, और A बराबर 1 और C बराबर -2 रखोगे तो B बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। A को 1 रख दिया यहाँ पर, C को -2 रख दिया, तो B की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। अब हमने कहा ऐसा है तो ये आ गया मास बराबर फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और V की पावर -2, ऐसे लिख सकते हैं, मास बराबर FL/V², समझे। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। खैर हमें तो डायमेंशन चाहिए थी, तो डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स इक्वल टू क्या 1, ऐसी डायमेंशन ऑफ मास इन लेंथ वो भी हो गई 1 और डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी वो क्या हो गई -2। तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमको
मास, फोर्स, लेंथ और वेलोसिटी, अगर इनके बीच में कोई रिलेशन याद आ जाए तो आप उससे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। जैसे होता क्या है, आप आगे पढ़ेंगे कि फोर्स इनटू लेंथ वो होता है वर्क, और वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये वी स्क्वायर ले आओगे तो एम बी स्क्वायर हो गया बराबर एफ एल, ये वर्क हो गया, और इधर हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ से कोई मतलब नहीं क्योंकि हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर तुम वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हो, एक बहुत बेसिक थ्योरम है वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर तुम उसके बारे में जानते हो तो तुम सीधे एफ एल बराबर एम बी स्क्वायर लिख सकते थे। एफ एल यानी वर्क और एम बी स्क्वायर किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। वो काइनेटिक एनर्जी होती तो हाफ एम बी स्क्वायर है, बट यूनिट के मामले में वो हाफ हटा दिया, न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं। तो एफ एल बराबर एम बी स्क्वायर। अब तुम अगर एफ एल बराबर एम बी स्क्वायर लिखोगे तो एम बराबर एफ एल बाई बी स्क्वायर। देखिए ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, जितना काम यहाँ किया गया इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सीधे सीधे आप ये लिख लेते। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ होती है कि जहाँ पर आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जिनको लेकर आप ये डिपेंडेंस लिखना चाह रहे हैं, अगर आपको कोई रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन याद आ जाता है तो उसमें जो भी डायमेंशनलेस चीज़ें हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए थी उनको हटा दो और ऐसे रिलेशन लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, यूँ लिख लेते फिर एफ़ की पावर 1, एल की पावर 1, वी की पावर -2, एम की एफ़ में डायमेंशन 1, एम की एल में डायमेंशन 1, एम की वी में डायमेंशन -2। तो सीधे ऐसे भी कर सकते, लेकिन इसके लिए आपको वो कोई फार्मूला या रिजल्ट याद आना ज़रूरी है, बिना उसके तो नहीं कर पाओगे ना। सही है, तो ये छोटी सी बात थी, हमने देखा ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जो है वो सिंपल भी है, कुछ भी खास इसमें नहीं है। ठीक, तो इसको देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद जो है ये टाइम की एफ एल और वी में डायमेंशन निकालिए और जी की एफ एल और वी में डायमेंशन निकालिए। चाहिए ये काम करके देखें। क्लास को रोक लीजिए और इसे पहले नोट करें, और फिर जो 2 पार्ट रह गए हैं उनको करने का प्रयास करें। हाँ जी, तो हम लोग वो टाइम की बात कर रहे थे। तो टाइम जो है उसके लिए हम लिख लेंगे फोर्स की पावर ए, लेंथ की पावर बी, वेलोसिटी की पावर सी। सही है, आप देखते हैं टाइम के लिए m0, l0, t की पावर 1। ठीक, फोर्स के लिए mlt -2 की पावर a, लेंथ l की पावर b और वेलोसिटी lt -1 की पावर c। तो ये आ गया m की पावर a, l की पावर a प्लस b प्लस c और t की पावर -2a -c। सही, अब ये और ये पावर बराबर करो, इसमें a बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन -2a -c बराबर 1। ठीक, देख लीजिए a बराबर 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, -2a -c बराबर 1। यहाँ से a की वैल्यू 0 हो गई। ठीक, c की वैल्यू a0 यहाँ रखोगे, c की वैल्यू -1 हो जाएगी, और a0 और c -1 रखोगे तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। लो भाई a b c तीनों आ गए। यहाँ से t बराबर f की पावर 0, l की पावर 1 और v की पावर -1, तो t बराबर, ठीक है। तो ये तो आपका वो आ गया, डायमेंशंस आ गई। टाइम की फोर्स में डायमेंशन 0, टाइम की लेंथ में डायमेंशन 1 और टाइम की वेलोसिटी में डायमेंशन -1। वो तो यही हो गया था काम। ये तो मैंने रिलेशन लिखा। आप देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, f0 f की पावर 0 मतलब f गया, और t बराबर l/v। यार ये तुम डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि जब तुमसे कहा कि यार टाइम को इनके टर्म्स में लिखना है तो टाइम को इन दोनों से रिलेट आप तुरंत कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई लेंथ, तो वेलोसिटी भी।
तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधे टी बराबर एल बाई वी। थोड़ा सोच लेते कि यार टी का इन पर डिपेंडेंस क्या आ रहा है, सोचते तो हाँ यस ये रिलेशन डिपेंडेंस होता है वो लिखते, और उसके बाद इसको ऐसे लिख लेते, टाइम की फोर्स में डायमेंशन 0, टाइम की लेंथ में डायमेंशन 1, टाइम की वेलोसिटी में डायमेंशन -1, हो गया। तो ये अप्रोच जो है अपनी हो सकती थी। चलिए और देखते हैं तीसरी चीज़ जो कही थी, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी बराबर एफ की पावर ए, एल की पावर बी और वी की पावर सी। चाहिए। अब क्या हुआ, अब इन सब के डायमेंशनल फार्मूले रखो, ठीक है। तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला m-1 L3 T-2, ठीक है। वो उससे लिख सकते हैं ना, कैपिटल एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2, ठीक है। एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2 करोगे तो उससे ये आ जाएगा m-1 L3 T-2, फोर्स mL-T-2 की पावर ए, लेंथ L की पावर B और वेलोसिटी L-T-1 की पावर C, सब मिला दिया। m-1 L3 T-2 इज इक्वल टू m की पावर a, L की पावर a प्लस बी प्लस सी और t की पावर -2a माइनस सी। पावर बराबर करो, यहाँ पे a बराबर -1, यस, a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ठीक है, और -2a माइनस सी बराबर -2। अब क्या करें भाई मेरे, यहाँ से ये बराबर -1 तो है ही, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए को -1 यहाँ रख दोगे तो सी आ जाएगा, सी आ जाएगा कितना 4, चाहिए। ए को -1 रख दो तो सी आ जाएगा 4, और ए को -1 और सी को 4 यहाँ रखोगे तो बी बराबर आ जाएगा 0, समझे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जी बराबर एफ की पावर -1, एल की पावर 0 और वी की पावर 4। देखा आपने, ये आ गया। तो कैपिटल जी की फोर्स में डायमेंशन -1, कैपिटल जी की लेंथ में डायमेंशन 0 और कैपिटल जी की वी में डायमेंशन 4, ऐसे आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं जी बराबर वी की पावर 4 अपान एफ, समझे। तो मैंने कहा यार ये इस टाइप का, अब इसमें हम अगर सोचते तो हमको इस टाइप ऐसे कोई रिलेशन कोई किसी को याद आ सकता है, बट कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिलेशन नहीं है हमारे पास कैपिटल जी और एफ, एल और वी के को लेकर। तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन नहीं है, तो इसमें हम अगर 2 मिनट सोचेंगे भी तो हमको कुछ याद नहीं आएगा, तो याद नहीं आएगा तो हम कहेंगे यार छोड़ो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सही है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये जो है बात हो गई कि भाई कैसे जो है हम कैपिटल जी जो है उसको एफ, एल, वी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैंने फिर से कहूँगा कि ये जो है, ये जो भी आपको चीज़ बताई जा रही है ये बड़ी पॉपुलर है, कि जिसमें हम किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में नहीं किसी दूसरे के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। चाहिए और देखते हैं और सवाल लिखते हैं। हमने क्या किया, हमने 3 चीज़ें ली, एक G, एक H और एक C आर यूज्ड, ठीक है। G, H और C आर यूज्ड एज, मान लो फंडामेंटल क्वांटिटीज़। चलो, तो अगर आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरीके से यूज़ करेंगे तो मास जो है उसको आप अगर इस तरीके से लिखें, G की पावर x, H की पावर y और C की पावर z, तो x, y, z क्या होंगे, ठीक है। यही अगर आप लेंथ को G, H और C के टर्म्स में लिखने ऐसे, G की पावर x, H की पावर y, C की पावर z, तो x, y, z क्या होंगे। और टाइम को अगर आप G, H और C के टर्म्स में लिखेंगे तो x, y, z क्या होंगे। तो मैंने आपको बताया कि यार ये बहुत पॉपुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो है आपको जो है कुछ भी नहीं करना होता है, बहुत सिंपल, अक्सर यही सब को पूछ दिया जाता है। और
काम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। सिर्फ इन लोगों के डायमेंशनल फार्मूले जो बेसिक होते हैं वो रख देने हैं, पावर जो है वो निकाल लेनी है। ठीक, जैसे इसमें आपको क्या करना है, मास का तो m होता ही है, g का डायमेंशनल फार्मूला रखो, h का रखो और c का रखो, फिर उससे x y z निकाल लीजिए। ऐसी लेंथ ऐसी टाइम, चाहिए। तो ये काम आप करके देखिएगा। तो क्लास जो है उसको रोकें, पहले ये नोट करें और उसके बाद ये जो यहाँ पर सवाल दिया गया इसके तीनों पार्ट जो है वो करने की कोशिश करें।